Good morning, students. Now, today we are going to study about the quantum mechanical model of an atom. Okay, so this is the modern concept regarding the atomic model. So, the branch of science which takes into account this dual behavior of matter. Till now, when we study about the Bohr's model of atom, it just take account the particle nature of matter. But after the studying of de Broglie dual behavior of particle and Heisenberg uncertainty principle, when these principles are taken into account, then the quantum mechanical model of an atom is developed. Okay, and this quantum mechanics was developed independently in year 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. Okay, as you know that Heisenberg has already given his uncertainty principle that we could not find simultaneously the position and velocity of an electron. Okay, there will be uncertainty while finding the position and velocity. So quantum mechanical model is totally based upon the idea of wave function. It is based upon the idea of wave function, and for developing this quantum mechanical of model of an atom and giving the fundamental equation of quantum mechanics, Erwin Schrödinger was awarded with the Nobel Prize in year 1933 in field of physics, not in the field of chemistry. Okay, so today we are going to learn about this quantum mechanical model of an atom. So first of all, since the base of this quantum mechanical of model of an atom is Schrödinger equation, so we should know about this. What is Schrödinger equation, what are its possible solution? बच्चों इस अगर आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को समझना चाहते हो तो आपको स्क्रॉडिंजर की इक्वेशन से एक बार दर्शन करने होंगे, स्क्रॉडिंजर की इक्वेशन को देखना होगा। एक्चुअल में अगर इस मॉडल ऑफ एटम को आप एक्सप्लेन करना चाहो, ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड एज अ 3 डायमेंशनल वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। अब हम इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर की तरह कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ये मॉडल स्पेशली डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेगा, और इस मॉडल में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपको सामने आएगा कि वी could not predict the actual position of an electron, but we will talk about the probability of finding electron at any point around the nucleus। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो कि अगर आप बात करते हो कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ है, तो उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कहीं ना कहीं एक इक्वेशन हमें चाहिए था, एक वेव इक्वेशन की ज़रूरत थी जिसके सॉल्यूशन से हम पता कर सके कि एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो है कहाँ। तो जो वेव फंक्शन है उसके लिए सबसे पहले स्क्रॉडिंजर की इक्वेशन को ज़रा देखिए। इसको देखकर बिल्कुल घबराना मत, डरना मत। जस्ट सी डी स्क्वायर साई, जस्ट यू आर सीइंग अ सिंबल हियर, दिस सिंबल इज रीड एज साई, इसको हम साई पढ़ते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। एक्चुअल में वेव फंक्शन साई इज व्हाट? इट इज जस्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्ट्रॉन, where what is the energy state of electron, what is the position of electron, where is it can be found, ये सारी चीज़ें आपको, उसकी वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, इसको बताने के लिए हम लोग इस स्पेशल फंक्शन का यूज़ करते हैं, वेव फंक्शन का। और अगर ये वेव फंक्शन एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। व्हाट इज वेव फंक्शन? इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है, उसकी एनर्जी को बताता है, उसके पोजीशन को बताता है, उसकी वेलोसिटी को बताता है। ओके, सो अब है कि अगर ये वेव फंक्शन है तो ये आया कहाँ से? मैं इसको थोड़ा और आपको इजी करके क्लियर करके बताता हूँ। देखो, जो वेव फंक्शन है बच्चों, एक्चुअली क्या है? ये साई है।
अब ये साई वेव फंक्शन है, जरा सा आप ये देखो, अगर मैंने ये लाइनिंग ऐसे लिखी है, इसको ऐसे लिखे, इसके बीच में भी डिफरेंस है, ये आपको कैपिटल हो गया, इट इज, ठीक है। अब जरा देखो, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जैसे मान लो अगर हमने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट द स्लोप ऑफ इक्वेशन। अगर आप y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इट इज इक्वल टू m। तो कहीं ना कहीं ये y स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आपको एक इंफॉर्मेशन इसमें हिडन है। वो हिडन इंफॉर्मेशन क्या है? अबाउट m। इन द सेम वे इफ वी अप्लाई एन ऑपरेटर, अगर हमने क्या किया, हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया, मान लो ये साई आपका वेव फंक्शन है, अगर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, अगर इसको हम अप्लाई कर दे तो बच्चों वी विल गेट अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड साई। यानी दिस इज शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। ओके, स्क्रॉडिंजर को इक्वेशन का लिखने का सबसे छोटा तरीका है। अब जरा ध्यान से देखो, समझो इस पॉइंट को कि एक्चुअल में साई क्या बताता है। साई की क्या अपनी कोई फिजिकल मीनिंग है? देखो, साई वेव फंक्शन की अपनी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। वेव फंक्शन एक्चुअल में एक तरीके से देखा जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी स्टेट, ये क्या है? इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में है तो वेव फंक्शन उसके साथ एसोसिएटेड है और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट्स पर। इलेक्ट्रॉन की जो कोऑर्डिनेट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब जरा इसको आप समझने की कोशिश करो कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। जस्ट आपको मैं दिखाता हूँ एक ग्राफ, आप इस ग्राफ को जरा देखो। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पर देख रहे हो वेव फंक्शन 0, वेव फंक्शन 1, वेव फंक्शन n। ओके, तो वेव फंक्शन से बच्चों एक्चुअली में आपको क्या पता लगता है? आपको ये पता चल जाता है, अगर आप उस वेव फंक्शन का एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वेव है, उस इलेक्ट्रॉनिक वेव के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी न्यूक्लियस के चारों तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कहाँ कहाँ होगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो इस वेव फंक्शन को जब आप उसका स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन लेंगे, ठीक है, यानी साई स्क्वायर जब करोगे तब आपको ये ग्राफ मिलता है। वेव फंक्शन की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है। साई स्क्वायर देखो, अगर इस ग्राफ में देखो तो जैसे मैं बोलूँ कि पर्टिकुलर पॉइंट, अगर यहाँ पर ये पॉइंट ए है, एट दिस पॉइंट ये ग्राफ चूंकि इस लाइन को टच कर रहा है, जीरो लाइन को टच कर रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 0 है। एट दिस पॉइंट, इसको अगर हम बी बोले तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम हियर। तो कहीं ना कहीं बच्चों इस बात को समझ लो कि स्क्रॉडिंजर ने जो अपना इक्वेशन दिया था, स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन से हमें किस बात की जानकारी मिली? अगर उसकी इक्वेशन को हम सॉल्व करें, हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया था, तो कहा था कि द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। यानी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन व्हेन इट इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, the solution gives the possible energy level the electrons can occupy। और दूसरा आपको क्या मिला था? वेव फंक्शन मिला था, ठीक है ना, जो उस एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड होगा। आई बात समझ में? तो हैमिल्टनियन जो आपने ऑपरेटर देखा, इस हैमिल्टनियन ऑपरेटर, जब आपने वेव फंक्शन पे इस हैमिल्टनियन ऑपरेटर को अप्लाई किया तो आपको क्या मिला? आपको एनर्जी लेवल मिली और वेव फंक्शन मिला। और एक
सिंपल वे में ये कहा जाता है कि वेव फंक्शन जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को डिनोट करता है। इट क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये कौन से कॉन्सेप्ट को हमारे सामने लाना चाहता है quantum mechanical model of an atom. चूंकि in quantum mechanical model of an atom we are considering about the dual behavior, and just we see that when it was solved for hydrogen, like hydrogen atom, the solution gives about the energy state and the wave function. ठीक है ना? तो और इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है वेव फंक्शन का। ठीक है, तो जब इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, मॉड्यूल में स्क्वायर करते हैं, साई स्क्वायर करते हैं, देन वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं कि अगर आपको सपोज करो, मैंने कहा कि एक कमरा है, उस रूम के अंदर नाउ देयर इज समबडी इनसाइड द रूम। तो अब इट वॉज टोल्ड टू यू दैट देयर इज समबडी इनसाइड द रूम एंड नाउ द डोर इज क्लोज्ड। अब आपसे मैंने कहा कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इस कमरे के अंदर भी बच्चों समझो कि यहाँ पर टॉयलेट है, ये बाथरूम है, यहाँ पर उसका बेड है, ठीक है ना, और इसके अंदर उसके खेलने के लिए भी व्यवस्था है, वो खेल सकता है, उसकी डाइनिंग टेबल है। तो व्हेन आई आस्क्ड यू, इस कमरे के अंदर सम कोई तो है, बट व्हाट, वेयर इज ही, वो कहाँ है, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो जब आप प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश करोगे तो कभी कहोगे कि प्रोबेबिलिटी बेड के पास ज़्यादा होगी, कभी कहोगे कि नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर इस तरह से ग्राफ हम ड्रॉ करें तो आप क्या कह सकते हो? अगर हमने कहा कि यहाँ पर ये है बाथरूम, ये है बेड और ये है डाइनिंग टेबल, सपोज करो, तो आप इस ग्राफ को देख के आप कह सकते हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा पाए जाने की कहाँ है, दैट इज़ ऑन द बेड। वो बेड पे पाए जाने की सबसे ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट it was the probability till the door was not opened, but when the door was opened it was found that he is just sitting at dining table, वो डाइनिंग टेबल के पास बैठा हुआ है। तो अब आपका ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब इस ग्राफ में दो जगह की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, सिर्फ डाइनिंग टेबल की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल गई। तो बच्चों, साई की अपनी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई क्या है, एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है विच डिस्क्राइब अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब वो जो साई है, इट इज एसोसिएटेड विथ एन एनर्जी स्टेट, वो एक एनर्जी स्टेट के साथ क्या एसोसिएटेड है। सो जो साई स्क्वायर होता है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, और साई स्क्वायर एट अ पॉइंट, it means the square of the orbital wave function is the point where the probability of finding electron is maximum। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, और ये जो साई स्क्वायर है इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब एटम के अंदर आपके पास थ्री डायमेंशनल रीजन में अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी अलग अलग होगी। कहीं वो बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, कहीं पे उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम होगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, अब उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक वेव नेचर आ गया, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना, दैट पर्टिकुलर रीजन स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द, एटम के केस में इसको एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल के केस में उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है बच्चों? ऑर्बिटल जो है थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अराउंड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द रीजन अराउंड एन एटम वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, probability of finding of electron is maximum. It is just simply a region or a space around nucleus where the electron is present.
इट इज़ नॉट द फिक्स्ड पाथ। हमने कहा कि उस कमरे में बच्चा होगा, उस कमरे में एक इंसान है, इसका मतलब है वो है, दैट इज़ द फिक्स्ड। बट वो कहाँ है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। उसकी प्रोबेबिलिटी हम कर सकते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी की बच्चों मैक्सिमम 1 होती है। ओके, जैसे मान लो आप सिक्का उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। लेकिन अगर सिक्का ज़मीन पर गिर जाए तो या तो हेड होगा या टेल होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होगी, 1 होगी। तो बच्चों अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस होगी, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नाउ कंसिडर एज अ वेव। वी आर टॉकिंग अबाउट द डुअल बिहेवियर। ये जस्ट देखो, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है आपको। अब इसमें अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकता है, या तो वो स्फेरिकल शेप में आपको वो रीजन मिले, या वो डम्बल शेप में वो रीजन मिले। किस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग वो रीजन आपको मिलेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जस्ट सी, देखो आप डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक पढ़ा है इन बोर्स मॉडल ऑफ एटम द कॉन्सेप्ट वाज रिगार्डिंग द ऑर्बिट, एंड ऑर्बिट इज अ प्लानर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी जस्ट टॉक अबाउट दैट इन अ प्लेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, but now in the concept of orbital we are talking about the three dimensional motion of electron. It is a circular in shape, but orbital may be of different in shapes, depends upon the orientation of electrons around the nucleus. It is a well defined path, but it is simply a region where electron probability is maximum. Okay, the orbits theory does not justify the Heisenberg uncertainty principle, because when we talk about the Bohr's model of atom, it means we are not taking into account about the Heisenberg uncertainty principle, because we are just giving fixed position to the electron in a particular orbit. But orbital concept completely compiles, because uncertainty is there, probability तो है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, it is not fixed. Maximum electron can be accommodated in an orbit is 2n square, but in orbital only 2 electrons can be present. Okay, और जो आपके प्लानर मोशन में जो ऑर्बिट्स होते हैं, इट इज डेजिग्नेटेड बाय KLMN, बट इन 3D मोशन द इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय SPDF। स्फेरिकल शेप में आपका S ऑर्बिटल मिलेगा, डम्बल शेप में आपका P ऑर्बिटल मिलेगा, डबल डम्बल शेप में आपका D ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है ना, तो अब उस तरह के शेप को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3 डायमेंशनल मैनर कैसे होता है। ये 1s का है, देखो बिल्कुल क्लोजली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो जहाँ पर आप डेंस डार्कनेस देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्लोज है। 2s के केस में आप देख लीजिए, पहले तो डार्कनेस है, फिर उसके बाद से आपको कुछ वाइट रीजन आ गया जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाई डेंसिटी जो है वो कम है, प्रोबेबिलिटी कम, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है बच्चों, इट मीन्स दैट इज़ द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। पी के केस में देखो ये डम्बल के शेप में दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। ओके, डी के केस में देखो डबल डम्बल दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है और ऐसे भी दिख रहा है, जस्ट लाइक दिस वन। इज इट क्लियर? हैव यू गॉट द पॉइंट? नाउ सी द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एस ऑर्बिटल। जस्ट सी है, इस तरीके से बच्चों तक किसी स्फीयर को अगर आप कट करोगे, देखो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ग्राफिकली इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर। ये जो पॉइंट है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है, यानी कि दिस इज द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इसको नोड रीजन बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की यानी सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, जहाँ ग्राफ की लाइन, इसीलिए इसको कहा गया है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यहाँ पर है। दिस रिप्रेजेंट amplitude just like it is the amplitude of a wave. Okay, but it is the maximum probability of finding electron there. Now in case of p orbital, just see p के केस में बच्चों के अगर x डायरेक्शन में देखो तो डम्बल मिलेगा px, y डायरेक्शन में देखो तो डम्बल होगा तो py, z डायरेक्शन में if the orientation is probability of finding electron is maximum then it is pz. Similarly in case of d orbital, double डम्बल dxy, dyz, dzx, dx2y2, dz2,
These are the just you are seeing this orientation in 3D orientation. It means when the electron is present in d orbitals, its maximum probability is to find in this particular region. So orbital is exactly the one orbital can accommodate maximum 2 electrons, and actually that is the orientation around the nucleus where these 2 electrons can be found in that particular orbital. Okay, so my dear student, this was the all concept about the क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. एक बार फिर से इसको आपको बहुत ही स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो अप करता है. जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात होती है तो इसमें एक टर्म आएगा, एक मैथमेटिकल फंक्शन आता है. दैट मैथमेटिकल फंक्शन इज कॉल्ड वेव फंक्शन. एक्चुअली वेव फंक्शन का अपना कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट व्हेन द वेव फंक्शन वाज applied with an Hamiltonian operator we get the solution, and that solution जो solution आपको मिलता है वो solution क्या है? वो solution आपको बच्चों एसोसिएटेड है possible energy level of the electron can occupy and the corresponding wave function of the electron associated with each energy level. अब इस वेव फंक्शन को जैसे अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो उससे हमें पता चल जाता है, अगर उसके स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन को हम ग्राफिकली इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें इजीली पता चल जाता है कि वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. और जिस पर्टिकुलर रीजन और अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग electron is maximum, that region is called, it was named by orbital. So now the orbital is a particular 3D region around the nucleus where the finding electron is maximum, and in a particular region in a particular orbital the maximum electron can be occupied, that is 2. So orbit is the planar motion and orbital is a 3D motion concept. So in wave mechanical model of atom we are not talking about the fixed path, we are not talking about the circular path, that is the orbit. We are talking about the region around the nucleus where the probability is maximum. We are talking, the word probability is mainly utilized in this quantum mechanical model of an atom, and according to that basis there are some orbitals, their shapes is derived, and it was told that s orbital having spherical shape, p orbitals having dumbbell shape, d orbitals having double dumbbell shape. So, and since only 2 electrons can be occupied in an orbital, so on that particular basis in p orbit, p subcell there are 3 p orbitals, in d subcell there are 5 d orbitals, and their name are in p px py pz as per the orientation direction. In case of d orbital, it is d subcell, it is named as dxy. It means both the dumbbell is in the x and y direction, in between x and y, and if the dumbbell is in between y and z, it is called dyz. If it is in between x and z, it is called dxz. And if the dumbbell is on the axis x and y, it is called dx2 y2, and if it is on the z axis, then it is called dz2. So this is all about the quantum mechanical model of an atom. Okay, so I hope the concept has been got clear to all of you. इसके ऊपर बच्चों अब हमें आगे पढ़ना है किस तरीके से ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. टेक केयर.